नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बॉलीवुड में ड्रग्स वाली थाली में छेद ही छेद है, क्योंकि अब कुछ बड़े अभिनेता भी एनसीबी के संदेह के घेरे में आ गए हैं। एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 3 अभिनेता, जी हां 3 अभिनेता ऐसे हैं जिनके फोन सर्वेलेंस पर रखे गए हैं, जिन्हें जल्द पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों से जब एनसीबी ने पूछताछ की तो यह सवाल उठा था कि क्या बॉलीवुड में सिर्फ अभिनेत्रियां ही ड्रग्स के कटघरे में है। लेकिन लग रहा है कि एनसीबी एक एक कदम आगे बढ़कर जांच को आगे बढ़ा रही है। इसलिए जब बॉलीवुड के अभिनेताओं पर भी जांच के बादल आए हैं तो हम दंगल में सवाल उठाएंगे कि क्या एनसीबी की जांच नतीजे की ओर बढ़ती दिख रही है, और क्या बॉलीवुड में ड्रग्स वाली हीरोपंती नहीं चलेगी। आज की बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां ड्रग्स पर जांच के घेरे में हैं, लेकिन एनसीबी की जांच अभी थमती नहीं दिख रही। बड़ी हीरोइनों के बाद नंबर है कुछ नामी अभिनेताओं का, जो ड्रग्स पर जांच के लिए बुलाए जा सकते हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों से पूछताछ के बाद एनसीबी को बॉलीवुड के कुछ ए लिस्टर्स अभिनेताओं के खिलाफ भी ड्रग्स को लेकर इनपुट मिले हैं। आज तक को एनसीबी के जरिए ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को बताया है कि उनके पास कुछ बड़े इनपुट्स हैं, कुछ लीड हैं, लेकिन जब तक एविडेंस नहीं मिलता तब तक आगे का एक्शन नहीं होगा। लेकिन एनसीबी ने आज तक को ये कंफर्म किया है कि उनके पास बॉलीवुड के ए ग्रेड के बड़े मेल एक्टर के खिलाफ ढेर सारे इनपुट्स मिल रहे हैं। एनसीबी दीपिका पादुकोण और अन्य अभिनेत्रियों के मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा को हासिल करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पिछले साल करण जौहर के घर पर हुई पार्टी भी एनसीबी की जांच के दायरे में है। इस बीच आज तक को सूत्रों से पता चला है कि बॉलीवुड के 3 अभिनेताओं का फोन सर्वेलेंस पर रखा गया है। एनसीबी को मुंबई के अलावा दूसरे शहरों और राज्यों में भी बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन का तार जुड़ता दिख रहा है। वहां की एनसीबी की जोनल यूनिट इस पर अपनी तैयारी कर रही है। एनसीबी ने अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई और बेंगलुरु से अतिरिक्त टीम मुंबई बुलाई है। वैसे एनसीबी मुंबई के 20 लोग कोरोना से भी प्रभावित हैं। बॉलीवुड ड्रग्स की जांच सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद शुरू हुई थी, लेकिन अब इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत का दावा था कि बॉलीवुड के 90% लोग ड्रग्स लेते हैं। ये आंकड़ा भले ही सही ना हो, लेकिन बॉलीवुड बड़े तौर पर संदेह के घेरे में तो आ ही गया है। साहिल जोशी और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नलिन कोहली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सचिन सावंत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, एंड्रिया डिसूजा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, रोशन गैरी फिल्म निर्माता, शहजाद खान अभिनेता, उमाकांत मिश्रा पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीबी के हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए रोशन गैरी, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये मामला अब जो ड्रग्स का था सिर्फ अभिनेत्रियां ही शिकंजे में नहीं, अब 3 अभिनेताओं के फोन भी सर्वेलेंस पर है। ये किस तरफ इशारा करता है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सिर्फ अभिनेत्रियां ही नहीं, अभिनेता भी रडार पर है? तो दूर तक बात जा रही है। रोशन जी, बात दूर तक जा रही है। 3 अभिनेताओं के भी फोन अब रडार पर है। ये क्या बता रहा है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जल्दी से शहजाद खान के पास चलते हैं। शहजाद खान साहब, आप हमेशा डिफेंड करते हैं, इसीलिए ये सवाल आपसे जरूर मुझे पहले ही पूछना चाहिए था। अब 3 अभिनेता भी रडार पर है, क्या बता रहा है ये? अब भी आप कहेंगे कि पुड़िया के थे, इनके पीछे क्यों पड़े हैं? ये दलीलें अब भी चलेंगी? बिल्कुल अभी भी चलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो लोग कोर्ट में साबित नहीं होते तब तक कोई क्रिमिनल नहीं है। 3 क्यों? आप 300 अभिनेताओं के नंबर सर्वेलेंस में रखिए। ये शहजाद साहब आपने ठीक बताया, सर्वेलेंस में रखिए। एम से माल मतलब सिगरेट, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, माल मतलब सिगरेट, हैश और वीड मतलब मोटी माल सिगरेट, का मतलब पैसा होता है, सिगरेट। पैसा, माल मतलब पैसा।
अच्छा, उसके बाद फिर ये हैश और ये वीड ये सब क्या था? तो मतलब दुनिया जानती है। नहीं, खबर तो ये आई है कि अंदर दीपिका पादुकोण ने बताया है कि माल मतलब सिगरेट। सुना है कि माल का मतलब सिर्फ पैसा है। मतलब एक वैध चीज के लिए आप अवैध इलीगल कोड रख रहे हो, ये तो पहली बार हुआ होगा बॉलीवुड में। एक ऐसी चीज के लिए जो कि लीगल है, चैट में जो सिगरेट आपको दुकानों पर मिलती है, उसके लिए आप इलीगल वर्ड को कोड बनाएं। वो उनकी मर्जी, वो जिस चीज को कोड बनाया। अब एक गैंग, एक दोस्त होते हैं आपस में, वो किसी भी चीज को किसी भी तरह एड्रेस कर सकते हैं। उसका ये मतलब थोड़ी कि हम उसे उस नजरिए से देखें। उनके नजर, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि भाई मेरे मतलब में माल का मतलब है सिगरेट, लेकिन मेरे उसमें आप होगा तो माल का मतलब है पैसा। दुनिया जानती कि माल का मतलब है पैसा। अब आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, ये आपका नजरिया है, ये हमारा नजरिया नहीं है। और बाकी जो कुछ है वो हमारी कोर्ट है, वो फैसला करेगी कि कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है। आपके और हमारे चिल्लाने से बॉलीवुड के एक्टर्स को कोड लैंग्वेज की क्या जरूरत? अरे हम फिल्मों में आज तक दिखाते रहे हैं, बहुत आसान है। फिल्मों में दिखाते रहे हैं, तब एनसीबी पीछे नहीं पड़ती। तो आप लोग अपने ग्रुप में लिख दीजिए सिगरेट, उनके ग्रुप में, उनके शहजाद खान, माल का ये आपकी दलील है। उसमें क्या है शहजाद खान जी? ये आपकी दलील है। आप सुन रहे हैं अपने आप को? कितनी बेतुकी बात आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपसे मैं एक सवाल कर रही हूँ और आप कह रहे हैं आप लिख दीजिए। कौन सी बेतुकी बात? अरे साहब एक बात बताइए, आज 3 एक्टर्स अगर सर्वेलेंस पर है तो कल को तो नहीं रोइएगा कि विच हंट हो रहा है। अगर आज 3 एक्टर्स सर्वेलेंस पे हैं, उनके फोन सर्वेलेंस पे हैं, फिर रोइएगा कि विच हंट हो रहा है। मैं कहता हूं 3 क्यों, आप 300 को सर्वेलेंस पे रखिए ना, और अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, कोर्ट को अपना फैसला देने दीजिए। अभी से हम क्यों चिल्ला पुकार कर रहे हैं? अभी से हम क्यों लोगों को बदनाम कर रहे हैं? अभी आप ही लोग रो रहे थे ना कि थाली में छेद कर रहे हैं ये लोग। आपने पढ़ा होगा, जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं वो थाली में छेद कर रहे हैं। हल्ला तो आप मचाते हैं। थाली में छेद कर रहे हैं, वो थाली में छेद जो है उनका। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि थाली में छेद किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। उसके लिए उन लोगों के लिए कहा गया था जो पार्लियामेंट पे, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग पार्लियामेंट में जाके बैठे और फिल्म इंडस्ट्री को बुरा भला कह रहे, वो लोग, उनके लिए कहा गया था थाली में छेद है। और वो हमारी बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस है, उनका नजरिया था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका पॉइंट ऑफ व्यू में माल मतलब ड्रग्स है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से माल मतलब पैसा है। अब हम यही, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते तो फिर दुनिया सबके पॉइंट ऑफ व्यू कैसे मिलेंगे? ऊपर वाले ने जब एक हाथ में 5 अभिनेता उतने नए कोड निकलेंगे। बिल्कुल, माल मतलब पैसा। एनसीबी के सामने नलिन कोहली साहब, माल मने सिगरेट बताया गया। अब ये साहब बता रहे हैं कि माल मने पैसा। हैश और वीड का मतलब? शहजाद खान एक सेकंड रुकिएगा कोहली साहब। हैश और वीड का मतलब? हैश मतलब सिक्के, वीड मतलब का मतलब जिनके 1000 के नोट, 2000 के खोटे सिक्के। मैं बता रहा हूँ, खोटे सिक्के। हैश अगर सिक्के है तो वीड मतलब खोटे सिक्के। उसमें क्या है? अपने ग्रुप में आप किसी कुछ भी कोड रख सकते हैं। पूरी जनता तो मूर्ख है। जब तक जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता जानती कि कौन किसको मूर्ख बना रहा है। जनता अच्छी तरह से जानती कि कौन किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। छोटे सिक्के, खोटे सिक्के और माल मने पैसा। वहां कोई समझा रहा है माल मतलब सिगरेट, ये साहब बैठ के समझा रहे हैं माल मतलब पैसा, और हैश और वीड मतलब सिक्के। नहीं, आपने बहुत सही फरमाया अंजना जी। पूरा देश जो है बेवकूफ है। मजाक करने का अधिकार किसी भी देशवासी के पास है। आपके चैनल के ऊपर में भी कोई भी आकर मजाक कर सकते हैं, वही हो रहा है। ये एक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस बात से ये स्पष्ट हुई है कि जांच जो है बढ़ रही है। ये किसी विशेष वर्ग या ऐसे नहीं कि सिर्फ अभिनेत्रियों के पीछे पड़ी हुई है। जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर में जैसा भी जांच होना चाहिए, सत्य निकालने के लिए वो जांच चल रही है। हाँ। और जो व्यक्ति इन पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न उठ रहा है कि आप प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, आप क्यों थाली में छेद कर रहे हैं। भाई, ड्रग्स को लेके 2 पहलू है। एक है सेल्फ कंजम्पशन की बात, एक है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये कहां तक इसकी तारें जाती हैं, कौन इनमें इन्वॉल्व है, इस पैसे का क्या होता है। कोहली साहब, ये काम एनसीबी को पहले करना चाहिए था ना कोहली साहब। ये पहले पूछताछ के लिए बुला दिया, फिर दीपिका पादुकोण ने अच्छे से समझा दिया कि मैं तो भाई सिगरेट मांग रही थी। अब आप डेड एंड पे आ गए ना, अब आपको वापस जाना पड़ रहा है और ए से जेड तक फिर से शुरू करना पड़ेगा।
पेडलर्स को पहले पकड़ना चाहिए था। क्या एनसीबी को पता नहीं था कि पेडलर्स को राउंड ऑफ करना, उस दिन किसको ड्रग्स की डिलीवरी हुई, मनी ट्रेल खोजना था, उसके बाद बुलाते स्टार्स को? नहीं, पर ये हम क्यों माने कि ऐसा नहीं हुआ है? जांच में हर पहलू तुरंत सामने आ जाए, मतलब हमने जो, मतलब मैं तो वकालत की दृष्टि से कह सकता हूं क्योंकि मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, लेकिन हर पहलू जांच की तुरंत बाहर आ जाए ऐसा नहीं होता है। आपके पास लीड्स होते हैं, उस लीड्स के आधार पे कहां आप शुरू करना चाहते हैं ये जांच एजेंसी का अधिकार है। तो ये भी तो हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी लीड्स थी और उन लीड्स में गैप्स भरने के लिए ऐसे स्टार्स को बुलाया जा रहा है, ये भी तो उतना ही जायज है ना। सचिन सावंत साहब जांच कर रहे हैं और जो स्याह नगरी है ड्रग्स की बॉलीवुड में उसको सामने ला रहे हैं, किसी को क्यों परेशानी? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जाना था जापान, पहुंच रहे चीन। जापान का क्या हुआ वो तो बता नहीं रहे। आज ही आपको पता चला होगा एम्स ने जो रिपोर्ट दी है, सीबीआई को पूरी तरह से उनका जो इन्वेस्टिगेशन है पूरा जीरो हो चुका है। ईडी कहाँ गई? ईडी चुप बैठ गई। लेकिन ये 3 महीनों में जिस तरह से ईडी इसकी इंक्वायरी कर रही थी, जांच कर रही थी, सीबीआई कर रही थी, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, ना कोई उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। आज की परिस्थिति में उसमें कोई भी अरेस्ट हुई नहीं। अब एनसीबी को बुलाया गया था किस कारण से? तो सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में एक ड्रग एंगल निकलता है, उसकी जांच करो, ऐसा ईडी ने कहा था। उसके तहत उन्होंने 15/2020 ये नाम का एफआईआर दर्ज किया था, उसमें एक भी अरेस्ट नहीं है। अब ये नया 59 ग्राम का जो गांजे का एक केस निकाल के उसके ऊपर सभी अरेस्ट हो रही है। लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं ड्रग एंगल की, लेकिन हम अहम सवाल जो है वो निश्चित तौर पर पूछेंगे। इसका कारण ये है कि अभी आपकी जो रिपोर्ट में कहा था, सुनिए क्या है अहम सवाल? 2019 में जो करण जौहर की एक वीडियो दिखाने की कोशिश हो रही है और उसकी एनसीबी रडार पर है, ये आपके रिपोर्ट में कहा गया था। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, तब फडणवीस की सरकार थी। फडणवीस की सरकार में मुंबई की जो नारकोटिक्स ब्रांच है, जो मुंबई पुलिस के तहत आती है, उसने उसको क्लीन चिट दिया था। तो फडणवीस जी को भी पूछना चाहिए कि भैया ये क्लीन चिट कैसे मिली। दूसरी ओर 2017 से 2019 के चैट है और उस चैट में व्हाट्सएप पे उसके ऊपर जो डीलिंग हो रही है या ड्रग मंगाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य में कैसे हो सकता था? ना फडणवीस सरकार को इसकी जानकारी मिली, ना मोदी जी को मिली। और दूसरी ओर एनसीबी का दफ्तर 5 साल से नहीं, सालों से मुंबई में है और बॉलीवुड भी मुंबई में है। तो ये अभी बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन इसी में निकल के आया है। हाँ। अब व्हाट्सएप चैट के ऊपर अगर इंक्वायरी हो सकती है तो सबका रजिस्टर पे खोलना चाहिए। सचिन सावंत जी, एक ही सेकंड सुनिए ना, आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, आप काउंटर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। रजिस्टर पे सबका खोलना चाहिए। मार्च 1986 से एनसीबी का गठन हुआ था, सबका रजिस्टर खोलते हैं आज। 1986 से गठन हुआ था एनसीबी का, क्या क्या किया, कितने दिन में किस किस को बचाया, किस किस पर पर्दा किया, ढक्कन लगाया, किस किस को पनपने दिया, कहां पर रैकेट बना, कौन सिंडिकेट चला रहा था, लोकल पुलिस का क्या रोल था, पॉलिटिशियंस का क्या रोल था, लोकल पॉलिटिशियंस का क्या रोल था, सबकी जांच होनी चाहिए। फिर तो 1986 से गठन हुआ एनसीबी का। हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये जांच करना चाह रहे हैं तो करे, लेकिन हम तो सवाल तो पूछेंगे कि कंगना रनावत को क्यों नहीं बुलाया? उसका तो वीडियो है, उसने तो खुद कहा है कि मैं ड्रग एडिक्ट थी। उसके तो अध्ययन सुमन का जो वीडियो है उसमें तो उसने कहा था कि कंगना रनावत मुझे जबरदस्ती का कोक और हैश देती थी। कंगना को क्यों नहीं बुला रहे? क्यों नहीं बुला रहे आप बताइए? ये एनसीबी को जवाब देना इसका। क्यों? निश्चित तौर पर इसके देखिए, जब तक ये किसान का देश भर आंदोलन चलेगा, जब तक बिहार का चुनाव चलेगा, इनको चलाना है, एक मीडिया को एक ये देना है। मैं इतना कहना चाहूंगा, 2017 में फडणवीस की सरकार में एक बकुल चंद्रिया नाम का ड्रग पेडलर को पकड़ा था, अभी भी वो जेल में है। और उस वक्त में बाकायदा ये सभी जो स्टार्स हैं, इनके नाम भी आए थे। फडणवीस सरकार उस पर चुप क्यों बैठी, उसको क्यों दबाया गया? इसका भी सवाल देना चाहिए, उसको पूछना चाहिए क्यों उसका उत्तर नहीं मिल रहा हमको। वो पूछ रहे कंगना रनौत को क्यों नहीं बुला रहे? रोशन वो पूछ रहे कंगना रनौत को क्यों नहीं बुला रहे? और बिहार इलेक्शन तक खींचना है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को खोजना था और यहाँ पर ड्रग्स में अटक गए। रोशन देखिए, पहली बात तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेके कोई चीज अभी बंद नहीं हुई है। इनका ये कहना कि सीबीआई तो खत्म हो गई बात, ईडी की बात खत्म हो गई, कहां खत्म हुई बात? क्या उन्होंने अपना फाइनल स्टेटमेंट दिया है? ये खुद ही दिए जा रहे हैं उनके बिहाफ में, सीबीआई का स्टेटमेंट और ईडी का स्टेटमेंट। कहां दिया उन लोगों ने स्टेटमेंट? एम्स ने भी इस बात को रूल आउट नहीं किया है अभी तक कि सुसाइड है या होमिसाइड। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि भाई खत्म हो गया है? कहां खत्म हुआ है चैप्टर? कुछ खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी। और दीजिए ना वक्त,
क्यों नहीं? सीबीआई ने कई बार लिया है ना। कल ही ये बात डिस्कस हो रही थी कि आरुषि के केस में 51 डेज के बाद सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी तक तो 50 दिन हुए ही नहीं है सीबीआई के हाथ में सुशांत का केस आए हुए। तो क्यों इतने बेचैन हैं आप? रुकिए, वेट कीजिए, आएगा, सब सच सामने आएगा। अगर है कोई बात तभी हो रहा है और पूरी तरह से गुत्थी सुलझेगी, एक एक चीज बाहर निकलेगी। और बड़ी हैरानी है मुझे इनका ये कहना, ये शहजाद खान का, कि भाई वो हैश जो है खोटे सिक्के हैं, कितने बचकानी जैसी बातें कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि वो दीपिका जो है करिश्मा से पैसे मांग रही है? क्यों? दीपिका के पास पैसे नहीं है? वो करिश्मा से कह रही है कि भाई पैसे हैं तुम्हारे पास, खोटे सिक्के हैं तुम्हारे पास। आप ये कह रहे हैं उस कन्वर्सेशन को, चलिए ना कन्वर्सेशन को कन्वर्ट करके आपके ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बात करते हैं। मिस्टर खान बोले, उसके बाद रिया में आ रही हूं आपके पास। है क्या मिस्टर खान, क्या बात कर रहे हैं? बताइए आप, क्या कितनी मतलब कितनी छोटी सी बातें कर रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, किसी इंसान की जिंदगी चली गई है, कोई इंसान नहीं। आप जो चुटकुले बनाने आज बैठे हैं, चुटकुला अपना समझाइए, कोई समझ नहीं पा रहा आपका चुटकुला। अभी तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया है, अभी तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया है, जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। जिसे सलियन का कातिल पकड़ा नहीं गया है, तो उसमें आप, और उसके बाद सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए मैडम, कोई चुटकुले नहीं बना रहा है। मैं उनका जवाब दे रहा था, मैं अंजना जी का जवाब दे रहा था। हाँ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ कि एसएसआर के वकील, एसएसआर वो खुद कह रही है, उन्होंने मुझसे पूछा, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनको रखना पूरा हक है। जया जी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। इंडस्ट्री लाइट किसको सब हक है, क्यों? उनको पूरा हक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जया जी पार्लियामेंट में बैठ के जो चाहे बोल, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। जब दो बिहारी एक्टर्स वहां पर बोल रहे थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आज आप इस चैनल पे आके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। अंजना जी ने मुझसे जो सवाल पूछा, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उससे। बिहारी एक्टर्स क्या होता है? एक्टर को भी बिहारी मतलब भोजपुरी एक्टर्स, भोजपुरी एक्टर्स, मैंने कहा भोजपुरी एक्टर्स, नहीं भोजपुरी के एक्टर जो है हमारे सुपरस्टार, ये जो आप लोगों के दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है ना, ये बिहारी, ये मराठी, ये बिहारी अस्मिता, ये मराठी अस्मिता, कीड़ा को बिहारी नहीं भोजपुरी, वो ये आप लोग घुसाते हैं, ये आप मीडिया वाले घुसाते हैं, ये सारी चीजें आप मीडिया वाले घुसाते हैं। भोजपुरी गलती से निकल गया, गलती से निकल गया। बोलना चाह रही है भोजपुरी एक्टर, भोजपुरी एक्टर, मैंने कहा। आपने बाद में कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसएसआर के वकील साहब ने खुद ने कहा, एसएसआर के वकील ने, अरे भैया भोजपुरी एक्टर हमारे हीरो, भोजपुरी के हीरो अभी सांसद में बने हुए हैं, भोजपुरी, उसका जवाब दिया जया जी ने। ठीक है, एंड्रिया को बोलने दीजिए। इसके बाद में उमाकांत मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, आवाज नीचे कीजिए एक एक करके प्लीज। जब आपका नाम लिया जाए तब बोलिए, लगातार मत बोलिए। और शहजाद खान साहब, अगर स्क्रिप्ट आपको मिली है कि क्या क्या आज बोलना है, ये जो चुटकुले आप सुना रहे हैं खोटे सिक्के वाले, तो जरा सोच समझकर बोलिए। आपने बिहारी एक्टर बोला था, करेक्शन के बाद यू टर्न लिया आपने फास्ट मोड में, और अब आप कह रहे हैं भोजपुरी। अच्छी बात है। एंड्रिया डिसूजा, क्या टारगेट करने, एक सेकंड, सवाल सुनिए, क्या टारगेट करने की आड़ में कि एनसीबी टारगेट कर रही है, क्या ड्रग्स के मामले में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर आप वहां जाकर बताएंगे कि वीड मने पतली सिगरेट, हैश मने मोटी सिगरेट, मतलब ये तो बेतुका और मजाक है ना इतने गंभीर मामले में। क्या मजाक है? आप अभी तक, सबसे पहली बात ये, आप अभी तक कन्विंस नहीं है। इनको तो बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आप बड़ा चढ़ा तो एकदम बुरा बनाने की कोशिश करें, वो बात बिल्कुल गलत है। और यही चीज शहजाद जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से, कि अभी तक दे आर नॉट प्रूव्ड गिल्टी, दे जस्ट कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग। और जो उन्होंने बहुत साल पहले किया है, आप उनको उन चीज की सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप जो बोलती हैं उसके पीछे का कोई बेसिस, कोई दलील समझती है? कौन सजा दे रहा है? मान लीजिए किया है। एक तो फेयर आर्ग्यूमेंट लेके आया कीजिए पूरे 1 घंटे में। एंड्रिया डिसूजा, 1 घंटे में एक फेयर आर्ग्यूमेंट तो कीजिए।
1 घंटे में एक फेयर आर्ग्यूमेंट तो कीजिए। पूरे दिन 24 घंटे आपको मिलते हैं, इससे पहले कि आप दंगल या हल्ला बोल में शामिल हो, एक तो अच्छी आर्ग्यूमेंट सोच के आया कीजिए। यहाँ पर भी आप सजा दे रहे, कौन सजा दे रहा है? मैं तो उल्टा पूछ रही हूँ कि क्या एनसीबी का काम नाकाफी था? उमाकांत मिश्रा साहब, ये सवाल अब मैं आपके पास लाना चाह रही हूँ। एक सेकंड। उमाकांत मिश्रा साहब पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर है एनसीबी के। मैं सर आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। सजा कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन में कितना भी बड़ा कलाकार हो, अगर कोई भी फोरेंसिक एविडेंस व्हाट्सएप चैट जैसा मिलता है तो सवाल पूछा जाएगा, इस बात में भी दम है। लेकिन होमवर्क तो पूरी होनी चाहिए। मनी ट्रेल से लेकर पेडलर्स, जगह आपको तारीख भी पता है कि उस दिन कौन सी पार्टी में कहां पर ड्रग्स की डिलीवरी की बात है। क्या होमवर्क में कमी रह गई कि जिसकी वजह से अब बैठकर रिव्यू करना पड़ रहा है और राकेश अस्थाना को जाकर बताना पड़ रहा है कि आप अपनी जांच पूरी करिए, ठीक से करिए, किसी को ऐसा ना लगे कि आप टारगेट कर रहे हैं? मिस्टर मिश्रा जी, देखिए, मेरे जो पहले पैनलिस्ट वाले जो अभी तक की जो तर्क कर रहे थे मैं सुन रहा था। हाँ। सबसे पहले तो बात है कि आपको कि मानना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है, पर जब तक आप मानते नहीं कि एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कभी भी आ नहीं सकता। और दूसरी मैं अभी कहना चाहता हूं कि लाइफ एक कॉइन के टॉस जैसा है। फॉर एवरी व्यू, फॉर एवरी इवेंट 50% ऑफ द पीपल विल सपोर्ट, 50% ऑफ द पीपल विल अपोज। जितने भी घटिया कारण हो, जितने भी सही कारण हो। सो प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम हमें एडमिट करना है कि एक रियली प्रॉब्लम समाज के सामने है। अभी जहाँ तक ये इन्वेस्टिगेशन अभी जो छाया हुआ है, वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई कर रही है, एक एनसीबी कर रही है ड्रग एंगल के लेके। और मैं अभी तक ये नहीं समझता हूँ कि एनसीबी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा खाली लिंक और जो तथ्य आपके सामने हैं, और धीरे धीरे जब आप आगे पूछताछ करके आप जा रहे हैं, जो चीज़ें निकलेगी उसके बेसिस पे ही निकलेगी। दूसरी बात यह है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन, अभी देखिए एनसीबी अभी तक कम से कम 20 आदमियों से ज़्यादा अरेस्ट कर चुका है, मे भी 8-10 केस वो रजिस्टर कर चुका है। कौन सी केस का कौन की केस के साथ रेलेवेंस है, उसके रियली इंपॉर्टेंस क्या है, और जो फर्दर रेमिफिकेशंस किसी तरफ से उसको इन्वेस्ट किया जाए। एक पड़ाव चाहिए, मतलब यू हैव टू स्टे बैक एंड रिव्यू टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड, सो दैट आपको एक देखिए जहां इन्वेस्टिगेशन होता है एक गोल बनता है। अच्छा, एक ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल बनता है, जो कि आपने देखा 34 साल हो गए एनसीबी के। वाले हैं वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, जितने सप्लाई वाले हैं वो अरेस्ट हुए हैं। एंड्री, आप लगातार बोलेंगे तो नहीं होगा जी। 17 मार्च 1986 को एनसीबी का गठन हुआ था। 34 साल हो गए हैं। आप मान लीजिए, मैं आपको, आपके लिए स्पेक्युलेटिव सिचुएशन है, लेकिन आप जांच कर रहे हैं और दीपिका पादुकोण इस बात पर अड़ जाती हैं कि हैश मतलब मोटी सिगरेट, वीड मतलब पतली सिगरेट, माल मतलब सिगरेट। अब क्या करते हैं आप? देखिए, मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि आप भी ऑर्डिनरी पर्सन विद ऑर्डिनरी प्रूडेंस हैं, जो जनरल कॉमन सेंस और प्रूडेंस है। जज भी जो बैठते हैं, जो डिस्क्रेशन करते हैं और ये सब जायजा लेते हैं, वो भी एक कॉमन और ऑर्डिनरी प्रूडेंस को लेते हैं, जो आपके तथ्य आपके सामने है, विदाउट गेटिंग इनटू ये कि कॉमन मैन क्या सोचता है। और एक इन्वेस्टिगेटर है, वो भी कॉमन मैन की तरफ इन्वेस्टिगेटर के एंगल से ही बताइए ना सर हमें कि उमाकांत मिश्रा क्या करते? उमाकांत मिश्रा क्या करते? ये शहजाद खान बैठे ही कह रहे हैं माल मतलब पैसा, हैश मतलब खोटे सिक्के, छोटे सिक्के, वीड सिक्के, ये सिक्के, वो सिक्के। आप क्या करते मिस्टर मिश्रा एज एन इन्वेस्टिगेटर? मैं खाली उनको, मैं बेसिकली एज एन इन्वेस्टिगेशन मैं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो तथ्य, जो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट जिस हिसाब से जो चल रहा है, जिस हिसाब से बातें, कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है, और जिस हिसाब से आए, और साफ झूठ बोल रहे हैं, तो उसी को हम दूसरे जो तथ्य है, दूसरे आदमियों जो कहते हैं, उनसे हम कन्फ्रंट करा के बोलेंगे कि आप ये गलत बोल रहे हैं। बस उसकी बात वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि खाली वो कह, इट इज़ नॉट 1 to 1 कि मैं कुछ कह दिया और उन्होंने कुछ डिनाई कर दिया। उसके आसपास में बाकी जो रेलेवेंस है, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो एक्टर हैं, उससे जो जुड़े हुए हैं, वो उनका क्या कहना है। और जो बेसिकली जो चीज़ें बाहर आती है, आप तो कह देंगे कि भाई माल का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन माल का मतलब कोई भी हो सकता है, हाँ, लेकिन आगे कन्वर्सेशन कैसे बढ़ता है, उसी वो बड़ा ज़्यादा रिलेवेंस है। बाकी जो आदमी आपके साथ जो कह रहे थे, वो क्या कह रहे हैं, तो बात वो नहीं कि आप अकेला जो उनके साथ थी, वो भी बगल वाले कमरे में यही कह रही थी। मिस्टर मिश्रा,
बगल वाले कमरे में करिश्मा, जो कि एक तरह से को अक्यूज्ड है इस मामले में, जो समन बुलाया गया है, वो भी बगल वाले कमरे में यही कह रही थी, सेम टू सेम जो दीपिका पादुकोण कह रही थी वही वो भी कह रही थी कि एम से माल, माल माने सिगरेट, हैश और वीड दोनों, छोटी सिगरेट, मोटी सिगरेट, पतली सिगरेट, यही कह रही थी दोनों। अब ऐसे में आप क्या कीजिएगा? क्या आसपास की जो जांच है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कि आप डेट, मनी ट्रेल, कौन सा पेडलर, कहां पे ड्रग्स की डिलीवरी, ये पूरी जानकारी रहती और उसके बिना पर फिर आप पिन डाउन करते? जी बिल्कुल। देखिए, एक एविडेंस जो है स्टैंड अलोन बेसिस पे कभी अप्रेज या इवैल्यूएट नहीं होता, बिल्कुल उसका रेलेवेंसी डिटरमाइन किया जाता है। बाकी जो तथ्य आपके सामने हैं उसको जुड़ते हुए क्या मीनिंग निकलता है, बेसिकली वो अल्टीमेटली जाके रुकते। देखिए, कानून तो एविडेंस के ऊपर चलेगा, क्या एविडेंस आप प्रूव कर पाएंगे, सत्य क्या है वो तो कॉमन मैन जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं ये सब क्या है उनको भी पता है क्या चल रहा है क्या नहीं है। लेकिन हम कानूनी तौर पर बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के तौर पर बात करेंगे, जो चीज हम प्रूव कर पाएंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसी का भी महत्व रहेगा। बिल्कुल, तो जो प्रूव हो पाएगा एंड्रिया डिसूजा, ठीक है सर, पूरा प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एंड्रिया डिसूजा जो बातें प्रूव होंगी, क्या एनसीबी के पास है, मैं कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट में जाएगा और वहां पर तय होगा कि क्या होगा आगे। इसलिए हवा हवाई बातें करने से नहीं होगा। जी, के लिए आज वो अभिनेत्रियां जाएंगी कोर्ट, आपका मतलब ये है मिश्रा जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 2017 के चैट किए हुए चैट के लिए आज वो विल बी पनिश्ड फॉर व्हाट दे डिड इन 2017। देखिए 2017 के एक मिनट अर्चना जी, मैं अर्चना जी और एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। ये 2017 या 2018 जो पुरानी बातें हैं, बेसिकली लॉ लीगल एक प्रिंसिपल होता है कि जो लीगली ड्राफ्ट करता है कि जो नशा करता है, अगर वो जो नशा करता है इसका मतलब है कि जो वर्तमान में कर रहा है उसी को ही हम पेनल्टी देंगे। देखिए, लीगल ड्राफ्टिंग में जो टेंस है, टेंस के साथ टाइम का कोई रेलेवेंस नहीं है। आप चाहे 1 साल पहले मर्डर किया हो, आप 5 साल पहले मर्डर किया हो, 1 साल पहले ऑफेंस किया हो या 2 साल पहले ऑफेंस किया हो, वो कानून के जो वर्ब यूज होते हैं उसमें आपने ऑफेंस कमिट किया है तो इन्वेस्टिगेशन होगा। कंजम्पशन बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं, मैं अभी भी फिर हर बार मैं लगातार कहता हुआ आया हूँ, कंजम्पशन इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। एनडीपीएस एक्ट उसको बड़े सॉफ्ट हिसाब से, उनको विक्टिम के हिसाब से दे के ही तय करता है जो भी लेना है। अभी जो बात चल रही है वो सेक्शन 67A में एक फाइंडिंग इंक्वायरी चल रहा है। दे हैव नॉट बीन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, लेट मी एश्योर यू नाउ। अभी आगे से बढ़ेगा, जो इतने सारे बेचैनी आप लोग महसूस कर रहे हैं वो बेसिकली तथ्य के बेसिस पे आगे बढ़ेगा। ठीक है एंड्रिया। हाँ, no, I'm asking, I want to ask you, Mishra ji, do you think, so you mean to say these actresses are guilty at this point of time, sir? हिंदी में आज तक के हिंदी दर्शक, आपके हिसाब से आपको लगता है कि क्या ये एक्ट्रेसेस गिल्टी हैं? क्या ये जो इनको इनका जुर्म साबित होता है? आपको आपके हिसाब से क्या ये मुजरिम है फिलहाल? मैं एक ही कमेंट कहूंगा कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोई बड़ा आम बात है, अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं अगर अभी से मैं ट्रायल करके मैं कोई जजमेंट देना नहीं चाहता। आई विल ओनली टेल एवरीबॉडी इज इनोसेंट until proven guilty। ये तो आप किसी बच्चे से भी पूछती ना अगर एंड्रिया डिसूजा, उमाकांत मिश्रा तो एनसीबी में काम कर चुके हैं, किसी बच्चे से भी पूछिएगा तो फिर वो यही बोलेगा कि जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक वो गिल्टी नहीं कहलाएंगे। सवाल उठाने में, जांच करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोहली साहब और यहाँ पे जांच हो रही है। कोहली साहब, क्योंकि आप लॉ को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, लोगों को समझा दीजिए। सवाल ये है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर आरोप सवाल के साथ है। हमारे कौन ठहरा रहा है गिल्टी? आपकी कल्पना है ये, जैसे आपको खोटे सिक्के दिख रहे हैं ना हैश और वीड में। आपको खोटे सिक्के नजर आ रहे हैं। देखिए शहजाद साहब, आप तो गजब पलटते हैं, आप तो गजब पलटते हैं शहजाद साहब। मतलब थोड़ी तो फ्रीक्वेंसी अपनी कम कीजिए पलटने की। शहजाद खान, थोड़ा सा पलटने की फ्रीक्वेंसी करिए। मिस्टर नलिन कोहली, लॉ के नजरिए से वही कहा, और लॉ के
नजरिए से ये होगा कि आपको साबित करना पड़ेगा। विकास सिंह ने भी ये कहा है कि ऐसे मामलों में कन्विक्शन बहुत कम हो जाता है। अरे खान साहब देखिए, डायलॉग एक्टर को तभी बोलना चाहिए जब स्क्रिप्ट में उसका हिस्सा है। रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। नलिन कोहली साहब, विकास सिंह भी बार बार कह रहे हैं और जितने भी लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, आप भी यही कहेंगे कि जब तक प्रूफ नहीं होता है, और ऐसे मामलों में प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है जहां पर बरामदगी सीधी नहीं होती है। ऐसा है अंजना जी, इसका एक पूरा प्रोसेस है। उमाकांत जी ने बिल्कुल सही कहा। बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्रिमिनल लॉ में, यू आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। कुछ कानूनों में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती है कि आपको पहले साबित करना करना पड़ता है, जैसे ईडी में है, पीएमएलए में। लेकिन यहाँ पर विषय क्या है, आपके पास अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो जांच होगी। जांच के बाद समय आप एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाते हैं, विच इज द एफआईआर। उससे भी ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति गिल्टी है। उसके आधार पे आपके पास इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ सबूत मिले, आपके पास प्राइमा फेसी लगता है कि केस बनता है, तो चार्जशीट फाइल होती है, तब मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेता है कि भाई हमें ये चार्जशीट लगता है, हाँ इस पे ट्रायल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हर अफसर पे व्यक्ति के पास अफसर है कि कहे कि मैं सबूत हूं, मैं इनोसेंट हूं और मैं लड़ना चाहता हूं, इसको कंटेस्ट करना चाहता हूं। और जब तक आखिरी निर्णय ना हो, ट्रायल हो, उसके बाद अपील है, तब तक ये प्रक्रिया कानूनी चलती है। लेकिन विषय आज उसका नहीं है, ये ट्रायल का विषय नहीं है, ये कोर्ट में विषय नहीं है। आज का विषय है कि क्या एक जांच हो रही है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे हो रही है, क्या उस जांच के अंदर जो उनके पास विषय मिल रहे हैं या जानकारी मिल रही है, क्या उस पर और जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो दायरा बढ़ रहा है। जब एक के बाद एक लोगों को बुलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन है उसमें दम है और इसकी गहराई तक जाने की पुलिस को या यहाँ एनसीबी को लगता है कि हाँ हमें गहराई तक जाना है। क्योंकि अंततः आप एक बात को नोट करिए, और ये सबसे अंतिम मेरी बात है, महत्वपूर्ण है, कि जब आप देखेंगे क्रिमिनल केस में, उसमें होता है स्टेट वर्सेस सो एंड सो। मतलब जो है लड़ाई जो है कि एक स्टेट लड़ती है, स्टेट मतलब पुलिस, मतलब गवर्नमेंट, मतलब लॉ डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो भी क्राइम होता है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि ये निजी है। क्योंकि गलत काम अगर हो रहे हैं तो इससे समाज खराब होता है। मर्डर हो रहा है तो समाज पे इस पर एक रिस्क है, ड्रग्स अगर फैल रहे हैं तो समाज पर इसका दुरुपयोग है। तो इसीलिए स्टेट इसको लड़ती है। तो ये जो बातें डिसूजा मैडम कह रही हैं बिल्कुल गलत है। जब कानूनी प्रक्रिया होगी वो अपनी जगह है, आज जांच के ऊपर हमें बात करना जरूरी है। इसका मतलब आपका मतलब ये है कि वो मुजरिम है और उन पे जांच होनी चाहिए, आपका मतलब ये है? नहीं मैडम, मुजरिम और आरोपी के बीच में फर्क समझती हैं? मैं तहदीद के साथ कहना चाहूंगा, आप गलत है, आपको समझ नहीं है मैडम। आपको जाकर ये पहले जानकारी ले लेनी चाहिए, समझ ले लेनी चाहिए, उसके बाद आप करिए। क्योंकि आपके वाक्य बिना जानकारी के, बिना समझ के हैं। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, कोई नहीं कह रहा कि ये व्यक्ति जिन पे जांच हो रही है वो गिल्टी हो गए, पर क्या इन व्यक्तियों पे जांच होनी चाहिए? क्योंकि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो आज का विषय वो है, और इसीलिए इन पर जांच हो रही है कि कहीं ना कहीं लगता है कि माल वर्ड हो या हैश वर्ड हो, ये ड्रग से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। और आपके पास थोड़ी ना ये जानकारी है कि जो एनसीबी के पास हो सकता है उनके पास पूरी जानकारी हो कि एक व्यक्ति ने एक ड्रग डीलर से ड्रग्स उठाया है, किस मात्रा में उठाया, कितनी बार उठाया, व्हाट्सएप पे क्या है उनके पास, कितने फोन कॉल्स है, फोन रिकॉर्ड्स का क्या है, कॉल सीडीआर जो होती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो होती है, लोकेशन उनकी क्या है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन की बात है। इसमें गिल्ट की क्या बात है? गिल्ट तो इसके बाद आएगा कि आदमी इनोसेंट है और उस पर और जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत आएगी कि जांच में? सचिन सावंत, शहजाद साहब इसके बाद आऊंगा। एंड्रिया रुक जाइए। एंड्रिया, आपके पास पूरे 2 मिनट है। अक्यूज्ड और कन्विक्टेड के बीच का फर्क आप सर्च कर लीजिए, आरोपी और मुजरिम के बीच का फर्क सर्च कर लीजिए, कहीं आपको आज तक पर नहीं मिलेगा। हम आरोपी ही कह रहे हैं और वो भी प्लीज बहुत संजीदगी से इस पर बहस कीजिए, कोई सजा नहीं दे रहा है। ठीक है, आवाज कीजिए। सचिन सावंत, आगे की जांच में क्या परेशानी है? विच हंट करके क्या हम इतने बड़े, अगर सामाजिक कुरीति ये है, युवाओं को बर्बाद कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है। बॉलीवुड के तमाम यंग स्टार्स बता रहे हैं, आज तक पर आकर कह रहे हैं कि कोजी सर्कल्स है, आगे बढ़ना है तो मैनेजमेंट कंपनियां उनको बताती है कि आपको इन सर्कल्स में घुसना पड़ेगा, उन पर दबाव रहता है इस तरह के ड्रग्स करने का। क्यों ना इसका अंत हो? क्यों नहीं आप साथ देते हैं इस जांच में?
मैं तो चाहता हूं, देखिए मैंने तो पहले ही कहा था इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एनसीबी जिस तरह से जांच कर रही है, अगर उसमें कुछ ना कुछ अगर हम लोग का आपत्तिजनक चीजें हैं तो उनको बताना हमारा कर्तव्य है। पहली चीज ये है कि जो 59 ग्राम गांजे के बारे में इन्होंने जो केस नहीं दर्ज की है, नई एफआईआर 16/2020 जो की है, इसके तहत जो अरेस्ट हुए हैं, जो जिनके पास ये बरामद हुआ उनको बेल मिल चुकी। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके बारे में कार्रवाई होती है, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत एक लेट डाउन प्रोसीजर है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत सारी जानकारी सीबीआई को बाकायदा दी गई थी, जो एनसीबी के पास भी दी गई है, कि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लोग आए थे, उनका क्या हुआ अब तक पता नहीं चला। संदीप सिंह की जांच के बारे में क्या हुआ पता नहीं चला, उसके बारे में तो ड्रग अक्यूज वगैरह सब कुछ आया था। गौरव आर्य की जांच का क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन हमने उनके तक पहुंचाया था। उसके बारे में उन्होंने क्या किया कि ये 59 ग्राम का केस एक जगह पे है, कर्नाटक में वही सैंडलवुड के नजदीक जो रैकेट हो रहा है, जो उजागर हुआ, उसमें 1300 किलोग्राम का गांजा पकड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास। वही सैंडलवुड में जो ड्रग रैकेट है, जिसमें जो रागिनी द्विवेदी जो प्रमुख आरोपी है, वो भारतीय जनता पार्टी की स्टार कैंपेनर रह चुकी है कर्नाटक की। उसके साथ में 12 लोग पकड़े गए हैं। उसमें एक आदित्य अल्वा नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, जो विवेक ओबेरॉय का साला है, सगा साला है। अब विवेक ओबेरॉय कौन है? विवेक ओबेरॉय संदीप सिंह के पार्टनर है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक बनाई थी, उनको बाकायदा एक ही फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई से बुलाया गया था, जो उसके साथ में गुजरात सरकार ने 177 करोड़ का एमओयू किया था। उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 53 कॉल संदीप सिंह ने किए, किसको किए अब तक पता नहीं चला। और ये सभी मुद्दों के ऊपर हमने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बना के ये सीबीआई को और एनसीबी को दिया है। हाँ। तो उसके बारे में जांच क्यों नहीं हो रही है? भाजपा का एंगल क्यों छुपाया जा रहा है? तो ये बात अगर जायज अगर है, तो हम लोग ये समझते हैं कि ड्रग एंगल में रागिनी द्विवेदी से लेके सभी बॉलीवुड कह रहे हैं कि आप ड्रग्स जांच का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रहे हैं, सीधा आरोप है उनका। छोटा सा आरोप है इनका, बिल्कुल सही शब्द आपने प्रयोग किया। सचिन जी ने आरोप लगाया, आज हम 10 आरोप इन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रमुख प्रश्न ये है कि क्या जांच जो चल रही है रुकनी चाहिए क्या? सचिन जी कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आपने वहां एक्शन नहीं लिया तो यहाँ क्यों ले रहे हैं क्या? मतलब जानकारी आ रही है, पिछले कई दिनों से लगातार बात हो रही है, उस पर इनका विषय नहीं है, भाजपा पे पूरा विषय। आप अपना राजनीतिक विरोध जरूर करिए। मैंने अरे एक बार भाई साहब खत्म तो कर लो बात, मैंने टोका नहीं ना। सचिन जी मैं बड़े ध्यान से आपकी बात पूरा कर लूँ, आपके पास पूरा अवसर होगा भाई साहब, मतलब अपनी बात कहने का अवसर है और क्या है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, यही है कि आप विरोध करिए, आप 10 प्रश्न करिए, 20 प्रश्न करिए, आपका राजनीतिक अधिकार भी है और एक नागरिक होकर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार भी है कि आप अपनी बात रख सकें। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो जांच चल रही है उसमें बाधा होना चाहिए? आप ये खुलकर कहिए ना, जांच करिए और उनको करने दीजिए, और साथ में 10 जांच और हो, उसकी भी मांग आपकी जायज है, इसमें कौन सी दिक्कत है? अंजना जी नहीं, लेकिन ठीक है, मैंने सुनिए सचिन साहब, एक सवाल सुनिए ना, उसका जवाब दीजिए। जो आपने जिस आदित्य आल्वा का जिक्र किया, वो जेडीएस के नेता लेट जीवराज आल्वा के बेटे थे, ब्रदर इन लॉ थे, और बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के ब्रदर इन लॉ है और उनके वो बेटे थे। मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए इसकी आड़ में कि वहां पर नहीं किया, वहां पर नहीं किया, आप बॉलीवुड को बचाने के लिए पार्टी क्यों बन जाते हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों पार्टी बन जा रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ना जांच हो या जांच रोक दी जाए। आपने मेरे मुंह में नलिन जी शब्द डाल रहे हैं, मैंने कहीं नहीं कहा कि हमको आपत्ति है इसमें, जांच करे लेकिन ईमानदारी से हो, क्योंकि इस बारे में अगर देखा जाए 3 एजेंसी ऐसा यूनिक सुशांत सिंह राजपूत, सुनिए बात तो, सुशांत सिंह राजपूत का एक यूनिक केस है जिसमें 3 राष्ट्रीय एजेंसियां आई गई और आज तक उन्होंने बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु किस वजह से हुई इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र सरकार की बदनामी तो इन्होंने फिर इसको तीसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। सचिन सावंत, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं कह रही हूँ सुनिए, जब आपने आदित्य आल्वा का नाम लिया, आपने जीवराज आल्वा का नाम क्यों नहीं लिया? आपने नाम लिया विवेक ओबेरॉय का। आप भी तो पॉलिटिकल हथियार बना रहे हैं ना इसे। आप चाहेंगे कि आपके हमारे बच्चे ड्रग्स को एक्सपोज हो? मेरा सीधा सवाल है सचिन सावंत साहब। पहले चीज ये है कि मैंने इनके एनसीबी हो, सुनिए ना, मुझे बात करने, मुझे सवाल पूछा अंजना जी, मुझे जरा जवाब दे दीजिए ना। पहले ये है कि मैं ये इनके जुरिस्डिक्शन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता हूं, क्योंकि एनसीबी बाकायदा इंटरनेशनल ड्रग रैकेटिंग राष्ट्रीय स्तर पर करती है, ये केस में आ गई।
उसी तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो थी वो पीएमएलए एक्ट के तहत करती है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना चाहिए, तभी भी लाया गया है। सीबीआई को जांच बाकायदा बहुत सारे केस में ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया था कि भैया आप इसकी जांच करो। सीबीआई ने कहा था उस वक्त में कि हमारे पास वक्त नहीं है ना हमारे पास रिसोर्सेस है, लेकिन ये केस को लिया गया। तो इसमें पॉलिटिकल निश्चित तौर पर निर्णय था मोदी सरकार का। अंजना जी, अंजनी सुनिए ना, मुझे बात का विषय जो आ रहा है, मिश्रा साहब बोले, फिर कोहली साहब। मैंने इतना ही कहा था अंजना जी, मैं सिंह मामले की जांच क्यों नहीं हुई, लेकिन वो जेडीएस नेता के बेटे हैं, ये आपने नहीं बताया। वो जेडीएस नेता के बेटे हैं, ये आपने छुपा लिया। आपने बता दिया कि विवेक ओबरॉय से क्या रिश्ता है, क्योंकि विवेक ओबरॉय ने नरेंद्र मोदी की एक्टिंग की थी उनके बायोपिक में। सब पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ड्रग्स के इतने संगीन मामले में सब राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर मिश्रा बोले, फिर कोहली साहब। मिस्टर मिश्रा, बात वहीं आ जाती है, कोदी सर्कल की जो बात हो रही है उसमें अंजना जी दिखते नहीं है। अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सचिन साहब कह रहे हैं, जो सचिन साहब कह रहे हैं बेंगलोर की जो सीजर हैं या रागिनी या ये सारे अरेस्ट हुए हैं, वो भी एक तहकीकात चल रही है। ये नहीं है कि भाई वो वहाँ कुछ हो नहीं रहा और बैठा है। देखिए एनफोर्समेंट, देखिए मुझे कहने दीजिए सचिन जी, मैं कहने दीजिए थोड़ा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं जो दायरा जैसे डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र सरकार ने दिया है उनको, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं वही सचिन जी, मैं वही आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि एनसीबी का जो बिल्कुल मैंडेट है खाली इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को करना है, नहीं। एनसीबी का 4 मेन फंक्शन है। 4 मेन फंक्शन में डोमेस्टिक एनफोर्समेंट भी आता है, डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन भी आता है, फाइटिंग ड्रग एब्यूज भी आता है, फिर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन आता है। तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एक इसीलिए दिया गया है कि देखिए हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रैटेजी है कि 851 अफसर वाले एनसीबी जो है पूरा इंडिया को कवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पानी में कस्टम्स करेगा या कोस्ट गार्ड करेगा, रेवेन्यू करेगा, स्टेट एक्साइज करेगा, जहां जो जो हमारे एनफोर्समेंट एजेंसी मौजूद है उनके जो कोर फंक्शन के साथ में ये नारकोटिक्स भी ऐड कर दिया जाए। सबसे बड़ा एनफोर्समेंट एजेंसी तो नारकोटिक्स के लिए पुलिस ही है, जो गली गली नुक्कड़ में है, जिनका ज़्यादा दबदबा है और जो कि ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि देखना पड़ेगा कि ये केस एनसीबी के पास कैसे आया। एनसीबी के पास ये रेफरल होके आया। अगर रेफरल होके आया तो आप सोच रहे हैं कि एनसीबी ये मना कर सकता है, नहीं जी मैं नहीं लूंगा, ये मेरा काम नहीं है। जवाब दीजिए। क्योंकि अगर वो ऐसा कहता, जो अफसर ऐसा कहता है उसको 1 साल की सजा होगा। एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 59 में ये अगर कोई मना करता है तो उसको 1 साल सजा होगा मना करने के लिए। अब जवाब दीजिए। ठीक है, सचिन सावंत बोल रहे हैं, उसके बाद कोहली साहब आ रहे हैं। सचिन साहब, अभी अगर वो बेंगलोर वाला केस भी अगर एनसीबी के पास आएगा तो एनसीबी इन्वेस्टिगेट करेगा, उसमें ना करने की कोई सवाल नहीं है। अरे वो उमाकांत सुनिए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, देखिए ये इसका ओरिजिन कहां से आया ये महत्वपूर्ण है। ईडी ने इनको रेफरेंस केस दिया है कि सुशांत सिंह एंगल में एक ड्रग एंगल निकल रहा है, उसकी जांच करे, जिसके बारे में 15/2020 ये एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसमें एक भी अरेस्ट नहीं हुई है, ना उसमें जांच कहीं आगे बढ़ रही है। ये 59 ग्राम का ये केस है जिसका सुशांत सिंह राजपूत से कोई संबंध नहीं है। ये ध्यान रखिए बात को, यही हम कहना चाहते हैं। ये तो इसलिए तो कह रहे हैं कि जापान जाना था, चीन पहुंच रहे हैं। आज की परिस्थिति में 15/2020 का क्या हुआ, इसका जवाब ये नहीं दे रही है। मिश्रा साहब बोलिए। इसका भी 2 लाइन में आपको जवाब दे दूंगा, बस 1 मिनट में जवाब देता हूं। जल्दी आप खुश होना चाहिए इसमें, क्योंकि 15 में अगर अरेस्ट नहीं हुआ है, ये बेसिकली कंजम्पशन वाली जो बात है वो सरकार भी जो है बड़े सॉफ्टली ट्रीट कर रहा है। अभी तक कंजम्पशन के लिए किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, ये आप नोटिस करिए। इसी में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अभी जो दीपिका या ये सब लेके जो बात हो रही है, ये कंजम्पशन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। अरेस्ट हुआ है जो पेडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में है। एनसीबी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ये बॉलीवुड के स्टार के साथ पूरे देश को गुमराह करते बैठेंगे। कोहली साहब को कह रहे हैं एनसीबी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिहार चुनाव पर नजर है। मुझे मिश्रा साहब आपने बहुत वैलिड पॉइंट कह दिया है, रुक जाइए एक सेकंड। बहुत अच्छा, और मुझे लगता है कि मिश्रा जी को आज जो आपने कार्यक्रम में रखा है, इससे दर्शकों को बहुत जानकारी मिली होगी, क्योंकि उन्होंने एनसीबी के रोल के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में कई अच्छी जानकारी दी। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि सचिन जी जिस बात से भाग रहे हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। तो पहली बात हम शुरू करें ना, कहानी कहां से शुरू हुई।
सचिन जी, आप जिस साझी सरकार में 52 दिन तो आप लोग एक FIR नहीं कर पाए सुशांत सिंह राजपूत के केस में। एक इंक्वायरी ऐसे चल रही थी, 52 दिन इतनी पूछताछ की कि FIR भी नहीं रजिस्टर किया। इसी कहानी का इतना है। और फिर निर्देश किया कि जब वहां पर जांच के लिए बहुत बात हो रही थी किसी, मैं एक मिनट, मैंने वो टोका नहीं सचिन जी, फिर वही कर रहे हैं आप। अरे सचिन जी क्यों ऐसा करते हैं भाई साहब? मैं टोकता नहीं हूँ, आपकी बात पूरी सुनी, मेरी सुन लीजिए, फिर कहिए ना। नहीं तो ऐसा आप आइए, जब आई बात की CBI पे जांच होनी चाहिए तो महाराष्ट्र सरकार दे दनादन पीछे पड़ गई, नहीं जी नहीं होनी चाहिए, नहीं जी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या छुपाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? मतलब पहले तो जांच में आप FIR तक भी नहीं कर रहे थे। यहाँ जब प्रश्न उठा रहे थे, मीडिया जो है जांच का काम कर रही थी, हर चैनल ने अपना काम किया दिखाने के लिए भैया इसमें बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, और आप लोगों को चिंता नहीं थी। ठीक है सचिन साहब, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे शहजाद साहब से ब्रेक के पहले जल्दी से एक रिस्पांस लेना है। शहजाद साहब एकदम शांत होकर सबकी बात सुन रहे हैं, जल्दी से। मिस्टर सावंत, CBI ने काफी अरेस्ट की है, आज भी सुशांत सिंह मामले में पार्टी क्यों बन रहे हैं सर इस केस में? मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। कांग्रेस पार्टी या कोई भी महाराष्ट्र सरकार का, इसमें पार्टी क्यों बन रहा है? हम क्या बन रहे हैं? हमारा प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है। 65 दिन तो हम लोगों को प्रश्न पूछा गया, आज हम पूछेंगे कि 50 दिन हो गए, 100 दिन हो गए ईडी को, एक भी कुछ अरेस्ट नहीं किया गया है। 40-50 दिन हो गए हैं अभी CBI को। जांच पर आपको सवाल पूछने का हर अधिकार है, लेकिन ड्रग्स की जांच क्यों हो रही है ये पूछना अटपटा लगता है। शहजाद साहब, आपने बड़ी गंभीरता से सबकी बात सुनी है, ब्रेक पर जाने का टाइम हो रहा है। बस एक ईमानदार सवाल है, ये जो आप माल मने रुपया, खोटा सिक्का, छोटा सिक्का, बड़ा सिक्का समझा रहे थे, क्या आप चाहेंगे कि इस तरह की भाषा कभी आपके बच्चों तक पहुंचे, मेरे बच्चों तक पहुंचे? ये देखिए, ये इमोशनल बातें करना बंद कीजिए। माल मतलब पैसा, और आप ही ने कहा खोटा सिक्का, ये सब आपने मुझसे कहा, मैंने ही नहीं कहा। आपने कहा कि उस चैट में से क्या निकला, उसका क्या मतलब, आप लोग के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुश्किल ये है ना, सूत्रों आपके पास है, हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। कॉमिक रोल किसी किरदार पर अच्छा लगता है, उन्होंने तो हैश कहा। कॉमिक रोल की बात नहीं है, कॉमिक रोल की बात नहीं है। आपने कहा माल का मतलब पूरी दुनिया जानती है, माल का मतलब पैसा है। आप तो अपने शब्दों से भाग रहे हैं शहजाद साहब, क्या कर रहे हैं? वो भी राष्ट्रीय चैनल के ऊपर शब्दों से नहीं भाग रहा। अरे ये कौन बोल रहा है? ये बीच में ये कौन बोल रहा है? शहजाद खान मेरा नाम है, ये इसका नाम है जो बीच में बोल रहा है। देखिए मैं शहजाद खान एक है या और भी। कॉमेडी किसी नाटक में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में समझना पड़ता है इसकी गंभीरता को, ड्रग्स की गंभीरता को, और इसीलिए ये जांच हो रही है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे, ब्रेक के उस पार आपके जवाब जो हमारे सवाल पर आए, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना